हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट सेकंड। यूनिट 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पूरा थ्योरी था मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपने पूरा पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम यूनिट सेकंड शुरू करने वाले हैं जो कि सैम 5 का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, देखो इसमें ना आपका जो सिलेबस दे रखा है उसमें दो पार्ट में उसे कन्वर्ट कर रखा है, एक तो बजटरी कंट्रोल वाला और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो आज हम जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना वो करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल सब मैं साथ साथ कराऊंगी, तो ध्यान से समझना। और एक चीज़ और, अपना कैलकुलेटर प्लस अपनी कॉपी और एक पेन लेके मेरे साथ बैठो ताकि आप साथ में ही क्वेश्चन कर सको, वरना ऐसा होगा कि कहानी सी सुन के चले जाओगे और बाद में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि बजट क्या होता है। देखो, बजट एक फॉर्मल प्लान होता है जो हम पहले से बना के रखते हैं। आप भी महीने के स्टार्टिंग में अपना बजट बनाते होंगे कि मेरे घर से जो है 5,000 रुपये आने वाले हैं, तो 5,000 में मुझे कौन सी ड्रेस लेनी है, कौन से सूट परचेस करने हैं, देन क्या क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, सब कुछ आप पहले से प्लान कर लेते होंगे कि 300 रुपये का तो मेरा रिचार्ज हो जाना है या 700 रुपये का तो रिचार्ज हो जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना चला जाना है, उसके बाद जो बचेंगे वो मैं अपना खर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि कंपनी भी स्टार्टिंग में ही अपना फ्यूचर पीरियड के लिए क्या क्या एक्सपेंस होने वाली है, क्या क्या रेवेन्यू होने वाला है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी सेल करनी है, सब स्टार्टिंग में ही लिख लेती है, कर लेती है। तो उसे ही कहते हैं बजट। ठीक है, अब आता है बजटिंग। अब बजट तो हो गया, बजटिंग क्या होता है? तो देखो, ये जो बजट को बनाने का प्रोसेस होता है ना, वही बजटिंग कहलाता है। तो बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ऑथर की डेफिनेशन भी लगाई है ताकि अगर आप इसे याद करके ऑथर के साथ लिख के आ सको तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल। देखो, बजटरी कंट्रोल क्या है? ये एक मैनेजमेंट कंट्रोल का सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल में हमने बजट हमने स्पेंडिंग करी है, मतलब एक्चुअल की जो हमारी स्पेंडिंग है उसे हम बजटेड परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। अब इसे ऐसे समझो, मान लो तुमने ये सोचा था कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो 1,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा बजट था, बट एक्चुअल में आया सिर्फ 800। तो क्या हुआ कि तुमने देखा फेवरेबल वेरिएंस हुआ है, मतलब वेरिएंस तो हुआ है, कितने का वेरिएंस हुआ है? 200 का, लेकिन ये आपके फेवर में हुआ है, तो दैट इज फेवरेबल वेरिएंस। अब ये चीज़ जो आपने पूरा करा ना प्रोसेस, इसे कहते हैं बजटरी कंट्रोल। एक्चुअल को बजटेड से कंपेयर करके आपका जो वेरिएंस आया आपने उसे एनालाइज करा। आपने क्या देखा कि मैंने एसी कम चलाया था क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए मेरा जो बिल है वो काफ़ी कम आया। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये जो बजटरी कंट्रोल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि हम पहले से ही पूरा का पूरा फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका डिटेल्ड प्लान बना लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम है ना वो पहले ही पता चल जाती है। अब मान लो उसे दिख रहा है कि मैनेजमेंट ने प्लान बनाया तो उन्हें दिखा कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है ना वो अब बढ़ जाएगा। पहले कितना था? 13 रुपये था, अब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, मतलब 3 रुपये बढ़ गया, हमारी कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है, पहले से ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बजटरी कंट्रोल किया। ठीक है, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब जो एक्टिविटी है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट की, वो सारी कोऑर्डिनेट रहती है ताकि सारे डिपार्टमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में काम करें। ऐसा नहीं कि सबके सब जो है अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेशन। बजट से ना पहले ही पता चल जाता है कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है, उसकी पॉलिसी क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो बजट पहले ही आ जाता है तो पता चल जाता है कि अच्छा इस बार सेल्स वालों को पता चल जाएगा कि इस बार हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2,000 सेल्स करनी है। प्रोडक्शन वालों को पता चल जाएगा कि इस बार टारगेट क्या है कि हमें 3,000 प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, 3,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, पहले से ही सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं। देन मोटिवेशन। अब देखो, एम्प्लॉय को पहले से पता है कि उसका जो टारगेट है इस बार वो ये है कि उसे 25 यूनिट सेल करनी है। किसकी? लैपटॉप की। अब अगर उसे पहले से ही पता होगा कि क्या उसे करना है, ठीक है, और इसके बाद उसे पता है कि अगर मैंने 25 यूनिट सेल कर दी तो मेरे को बोनस मिलेगा, या इससे ऊपर सेल करी तो और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन बढ़ जाता है क्योंकि उसे पहले से पता है कि क्या टारगेट उससे अचीव करना है, क्या उससे एक्सपेक्टेशन है। देन आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब देखो, जब हम लास्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वेरिएंस आया और उस वेरिएंस को फिर हम एनालाइज करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो ये क्या पूरा प्रोसेस है? परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी रही। ठीक है, आपने क्या सोचा था कि आपके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें कितने क्रेडिट आएगा?
पूरा आपका 10 क्रेडिट आएगा, बट आपका क्रेडिट 9 रह गया। तो बाद में आपने वेरिएंस देखा कि अच्छा एक ये कम क्यों हो गया, क्यों कम आया मेरा, ठीक है। तो आपने इसको एनालाइज करा, आपको पता चला कि आपने न्यूमेरिकल की कम प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करा आपने, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मेरिट ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल की एडवांटेजेस क्या है, देखो एक बार आपने ऑब्जेक्टिव ढंग से पढ़ लिए ना, जो मैंने अभी ऊपर ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, उन्हीं से आप जो है मेरिट निकाल के लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव याद करके चले जाना, मेरिट मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है ताकि ऑब्जेक्टिव से आपको बिल्कुल याद आ जाए, ठीक है। सबसे पहले बेटर प्लानिंग, अच्छे से प्लान कर पाओगे, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है, परफॉर्मेंस को ढंग से इवैल्यूएट कर पाते हो, जो कॉस्ट होती है उसको कंट्रोल कर पाते हो ताकि अननेसेसरी स्पेंडिंग ना हो, और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, ठीक है। देन लिमिटेशन क्या होती है बजट की, तो देखो बजट जो है वो एस्टिमेट पे बेस होता है, एक्चुअल फैक्टर्स पे बेस नहीं होता। मान लो मैंने ये सोचा था बजट बनाते टाइम कि रॉ मटेरियल जो है ना इस बार वो 2 रुपये सस्ता हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, कहीं वॉर हो गई, कुछ हो गया और रॉ मटेरियल 5 रुपये महंगा हो गया। और तो ये सिर्फ एस्टिमेट पे बेस था, बट अब एक्चुअल परफॉर्मेंस तो बहुत अलग होगी, है ना। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, अगर आप अपना बजट बना रहे हो, अपना कोई शेड्यूल बना रहे हो, रूटीन बना रहे हो, तो देखो बहुत टाइम लगता है उसके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे, आपने सोचा 4 डिजिट लिखी और हो गया काम। अभी जब आप बजट प्रिपेयर करेंगे ना, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल्स में देखना कितना टाइम लगेगा। देन इनको इम्प्लीमेंट करना भी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपको पूरा बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक बैठाना पड़ता है। अब ठीक है, आपने तो 2 वैल्यू का कंपेयर कर ली, मेरे मार्क्स इतने थे उनको कंपेयर कर लिया, एक्सपेंडिचर कंपेयर कर लिया, बट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर बजटरी कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अब ये रिजिड होता है नेचर में, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड बजट बनाओगे ना तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और फिर लास्ट में आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते अगर बिजनेस कंडीशन में कोई चेंज आ रही है तो, ठीक है। देन एम्प्लॉय रेजिडेंट, एम्प्लॉय क्या सोचते हैं कि यार क्या है, पहले से बजट बना के रख दिया इतना कि 25 यूनिट बेचनी है, अब कितना हार्ड है 25 यूनिट बेचना, नहीं बिक पा रही, 10 यूनिट ही बिक पा रही है, लेकिन वो बेचारा लगा पड़ा है 25 यूनिट बेचने के लिए। तो एम्प्लॉय जो है ऐसे रेजिस्टेंस भी कर लेते हैं कि बेकार है, हट जाओ, टारगेट के चक्कर में अनरियलिस्टिक टारगेट तुमने रख दिया है और डिफिकल्ट है से अचीव करना, तो एम्प्लॉय उसका अपोज करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है फंक्शनल बजट। अब हम मेन बजट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो फंक्शनल बजट क्या होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए या डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब हर फंक्शन का या हर डिपार्टमेंट का एक अलग बजट होता है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का बजट प्रिपेयर करती है अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, और उन सारे फंक्शनल बजट को एक साथ अगर मिला दोगे ना तो उसे मास्टर बजट कहा जाता है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ मास्टर बजट, एंड उसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो आपको लिखने थे। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे अलग से नहीं आते, ये जो फंक्शनल बजट थे ना यही उसके कंपोनेंट्स होते हैं मास्टर बजट के, ठीक है। अगर इन सारे बजट को आप एक साथ जोड़ के कहीं पे कर दो पूरा ओवरऑल तो उसे मास्टर बजट कहा जाता है, ओके। अब एक एक करके हम बजट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला होता है सेल्स बजट। यहाँ पे आप क्या करते हो कि कितनी क्वांटिटी या कितनी वैल्यू जो है गुड्स की वो आपको सोल्ड करनी है, वो आप देखते हो एक बजटेड पीरियड में। मान लो 2026 के अंदर किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा है कि वो कितनी 1000 क्वांटिटी जो है वो बेचेगा, ठीक है। अब ये तो क्वांटिटी में उसने देख लिया सेल्स बजट कि 1000 क्वांटिटी, लेकिन सेल्स बजट 2 चीज़ में होता है, एक तो क्वांटिटी में होता है और एक वैल्यू में भी होता है। तो वैल्यू में कैसे, मतलब उसने ये सोचा कि इस बार जो मेरा सेल्स बजट होगा ना वो कितने का होगा, वो मेरा 1 लाख का होगा, 1 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, सेल्स बजट वैल्यू में कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना सेल्स बजट क्वांटिटी में भी होता है और वैल्यू में भी होता है। सेल्स बजट का एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपके एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है सेल्स बजट का। सेल्स बजट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है और उससे आपको और बजट्स निकालने होते हैं, जैसे प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ये सब सेल्स बजट ऑलरेडी आपको दे रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट ये बताता है कि आपको कितनी यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। मान लो मेरे को सेल्स करनी है 1000 यूनिट की, लेकिन ये तो मेरा एस्टिमेशन है ना, तो इसलिए मैं कुछ यूनिट एक्स्ट्रा भी बना के रखूँगी ताकि अगर ज़्यादा सेल्स हो तो ऐसा ना हो कि मैं स्टॉक आउट हो जाऊँ, है ना। तो मेरे को प्रोडक्शन कितनी करनी है, 1000 यूनिट तो ये हो गई, और
100 यूनिट मुझे एक्स्ट्रा रखनी है, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई मेरी 1100। ये मेरा प्रोडक्शन बजट हो जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्शन बजट हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसका ना एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूरा क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन बजट का, आपको कैसे पूरा करके आना है। ओके, ये इसका प्रोडक्शन बजट आपको समझ आ गया होगा दिमाग में। अब हम क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है प्रोडक्शन बजट का। एक बार इसे डिटेल में पढ़ते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द प्रिसिशन टूल लिमिटेड फॉर द 6 मंथ ऑफ 2024। जो सेल्स है जनवरी की वो भी हमें दे रखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी यूनिट सोल्ड होनी है, उसका पूरा इन्होंने डेटा दे रखा है। जुलाई में कितनी होनी है, अगस्त में, सितंबर में, और ये जनवरी का भी दे रखा है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों दे रखा है, इसका भी एक रीज़न है, मैं आगे पता चलेगा। फिर यहाँ नीचे लिखा है देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन कम हो गई है, ठीक है। फिर लिखा है finished unit equal to half the sale of next month will be in stock at the end of every month including June 2024। इसका मतलब क्या है कि देखो अगले मंथ की जो सेल्स होनी है ना, मान लो ये जुलाई है, ठीक है, हम ये देख लेते हैं अगस्त से। अगले मंथ की जो सेल्स होनी है, अगस्त में कितनी सेल्स होनी है 1100। इसकी जो हाफ है, इसका अगर हम आधा करेंगे कितना आएगा 550 आएगा। ये यूनिट हमें ऑलरेडी बना के रखनी है 1 महीने पहले, मतलब जुलाई में हमें ऑलरेडी ये यूनिट भी बना के रखनी है। इसका मतलब ये है फिनिश यूनिट इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और ये चीज़ जून में भी हुई है। इसका मतलब ये है कि जुलाई की जो यूनिट है ना, इतनी यूनिट, जुलाई की जो आधी यूनिट है वो ऑलरेडी जून में बन के रखी गई है, ठीक है। फिर इसमें 4th पॉइंट है बजटेड प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ईयर एंड का वो हमें दे रखा है पूरा। और हमसे क्या पूछा है कि आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है 6 महीने का, और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाना है फॉर अ सेम पीरियड। अभी हम इसमें सिर्फ प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। अभी जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट देख लेंगे तो इसी क्वेश्चन का प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें कुछ इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बना लेना है। हमें यहाँ पे कितने महीने का बजट बनाने के लिए बोला गया था, तो हमें यहाँ पे 6 महीने का बजट बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है, जुलाई से लेके दिसंबर तक का। तो यहाँ पे मैंने जुलाई से लेके दिसंबर तक का सारे कॉलम बना लिए 6, और यहाँ पे बाकी की डिटेल लिखने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया। अब देखो हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है वो हमारी सेल्स पर डिपेंड करता है ना। अगर हमें सेल्स करनी होगी 1000 यूनिट की, ठीक है, तभी तो हम लगभग इतनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, और उसके अलावा और जितना भी मार्जिन रखना होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें सबसे पहले जो एस्टिमेटेड सेल्स दे रखी है ना, ये वाली क्वांटिटी जो एस्टिमेटेड सेल्स की दे रखी है, ये अपने यहाँ पे इसमें फॉर्मेट में फिल कर लेनी है। देखो मैंने एस्टिमेटेड सेल्स यहाँ पे पूरी लिख ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था ना वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या दिया था कि जो फिनिश्ड यूनिट है ना इक्वल टू द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मैंने ये पॉइंट आपको समझाई दिया था क्वेश्चन के टाइम पे कि जो भी नेक्स्ट मंथ की सेल्स होगी उसका जो आधा पोर्शन है वो हम इसी मंथ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगस्त में ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को आप लिखो और इसे डिवाइड करो 2 से। कितना अमाउंट आएगा आपका, अमाउंट आएगा 550। ये अमाउंट हमें जुलाई में ही प्रोड्यूस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो हुआ ना, कि एंड में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए, इतना बचना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और इस वैल्यू को ऐड करेंगे 550, ठीक है। अब ये जो सितंबर वाली सेल्स है इसका आधा करो, इसका जितना आधा होगा वो हम अगस्त में ही प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 850। सिमिलरली अगर इसको आप हाफ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 950। 2500 का आधा करोगे तो 1250। आई होप आप सभी के पास कैलकुलेटर है और आप साथ में कैलकुलेट करके चल रहे हो, वरना ऐसे एंड में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी से देख लो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद इसका आधा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1150, ठीक है। अब मैम दिसंबर के कॉलम में क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ना कि ये जनवरी की सेल्स भी कुछ सोच के दे रखी है, तो ये यही सोच के दे रखी है। ये जो जनवरी की सेल्स दे रखी है ना इसका आधा करके हम दिसंबर वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ क्या है, जनवरी। तो यहाँ पे हम 2000 का आधा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 यहाँ पे 0। अभी क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब हमें इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक। अब मैम ये बताओ ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया, क्लोजिंग स्टॉक की बात हुई थी। देखो अगर यहाँ पे
अगस्त की ये वाली यूनिट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस कर ली है, तो मैं इसे दोबारा अगस्त में थोड़ी करूँगी ना, ठीक है। तुम ये समझो कि जुलाई के एंड पे मेरे को 550 यूनिट मेरे पास थी, जुलाई के एंड पे 550 यूनिट मेरे पास थी, ठीक है। तो ये जब जुलाई का एंड हुआ तो वो अगस्त का स्टार्टिंग होगा ना, जुलाई का एंड अगस्त का स्टार्टिंग होगा, मतलब जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगस्त के लिए ओपनिंग स्टॉक हुआ या नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ अगस्त, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे मेरे को ये वाली यूनिट यहाँ से माइनस करनी है, क्योंकि जुलाई का एंडिंग बैलेंस, जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक अगस्त के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ से मैं 550 माइनस कर दूंगी। मैम वो तो ठीक है, लेकिन जुलाई का कहाँ आएगा, जुलाई का ओपनिंग स्टॉक तो दे ही नहीं रखा। देखो यहाँ क्या बोला है, इंक्लूडिंग जून लिखा है ना, इसका मतलब जून में जुलाई का जो अमाउंट है, जुलाई की जो सेल्स है, उसका जो आधी सेल्स की यूनिट है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस करके क्लोजिंग स्टॉक में डाल दी गई थी, ठीक है। तो जून का जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो जुलाई के लिए ओपन स्टॉक हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, इस यूनिट का आधा करके हम यहाँ से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 550, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को बाकी तो समझ आ जाता है, लेकिन अरे जून का तो दे ही नहीं रखा, जुलाई का कैसे माइनस करेंगे, बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक अगस्त के लिए ओपनिंग स्टॉक है तो सिमिलरली जून का क्लोजिंग स्टॉक जुलाई के लिए ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे सितंबर से भी हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, ये वाली यूनिट, क्योंकि ये एंड में बची होंगी, है ना, अगस्त का फिर अगले महीने के लिए, तो फिर ये यहाँ पे माइनस कर देना, ये चीज़ यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ माइनस हो जाएगी, और ये वाली यूनिट्स यहाँ माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे 0 है गाइस, दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ। इतना करने के बाद हमें लास्ट में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है वो हमें निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। और अब इनका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेट करना शुरू करो, ये वाली यूनिट ऐड करो, ये वाली यूनिट माइनस करो, और देखो आंसर क्या क्या आता है। आई होप आप सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा। देखो कैलकुलेट करने के बाद एक बार आंसर मैच कर लो, आप सभी का यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा जो प्रोडिक्शन बजट है ना वो कंप्लीट हो गया, बट हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई थी, दैट इज प्रोडिक्शन कॉस्ट बजट। अब इसको करने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो प्रोडिक्शन कॉस्ट बजट क्या होता है, प्रोडिक्शन कॉस्ट बजट का मतलब है जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारी किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने की, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आता है, ये 3 कॉस्ट आती है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये 4th वाला पॉइंट आप देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़, ठीक है। हर यूनिट की डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़। वेजेस पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ ओवरहेड का टोटल कॉस्ट दे रखा है कि ओवरहेड की टोटल कॉस्ट एस्टीमेट कितनी की थी, 88,000, और ये कब की थी, जब उन्होंने एस्टिमेशन में ये लिखा है कि प्रोडक्शन यूनिट 22,000 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 88,000, और टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितनी होनी चाहिए, 22,000। तो क्या हम पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, है ना, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट और हमारे पास ओवरहेड पर यूनिट तीनों कॉस्ट है, ओके। अब हमारे पास ये भी है कि कितनी यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है, अभी तो निकाला हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। इस पूरे प्रोडक्शन वाले कॉलम को, इस पूरी रो को, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगर हम इनको सबको टोटल कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी प्रोडक्शन हमें करनी है। तो फटाफट इन सारे कॉलम्स का टोटल करके मुझे बताओ। देखो टोटल करके आपका कुछ ये अमाउंट आ रहा होगा, 11,050 यूनिट हमने टोटल प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें बनाना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट ना आप कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले बात मैंने पिछली वीडियो में, यूनिट 1 की वीडियो में आपको ये बताई थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका जो फॉर्मेट है ना वो कोई भी फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से बताऊंगी। पहला तरीका है कि आप सारी चीज़ को पहले डिटेल में लिखो, मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन शो करूँ, या तो आप वर्किंग नोट में शो कर दो नीचे, या फिर यहाँ साइड में शो करते चल सकते हो। 10 रुपीज़ पर यूनिट था, कितनी यूनिट हमने निकाली, 11,050, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ 10500, ठीक है।
फिर यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस मैं लिख दूँ, कितनी थी 4 इंटू 11050। अब की कैलकुलेट करके कितनी आएगी 44200। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, कितना था 4 इंटू 11050, कैलकुलेशन करके 44200 आ जाएगा। अब इस टोटल को मैं कैलकुलेट कर दूँ ऊपर से लेके नीचे तक, तो आंसर आ जाएगा 198900। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, और 10 + 4 + 4 करूँ और इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्टली टोटल यूनिट से, और फाइनल आंसर जो हमारा आया था ना वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको बढ़िया लगे, जिस हिसाब से आपको लगे कि हाँ थोड़ा प्रेजेंटेबल भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपने एक लाइन लिख के आ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिया है और ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 ही बजट कराए हैं, ठीक है, प्रोडिक्शन बजट और आपका जो दूसरा बजट था, ठीक है। अब आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन ये वाला प्रैक्टिस करो, इसका आंसर निकालो और मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बजट करेंगे ताकि आपके लिए भी हेक्टिक ना हो जाए, सारे बजट एक साथ करोगे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।